नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, चमत्कारी तावीज़ पार्ट 2। पेड़ से नीचे उतरकर मार्तंड ने जो कुछ देखा था वह चार्ली को बता दिया। ओह, तब तो हमें अब बड़ा चौकन्ना रहना होगा। हो सकता है काल भैरव हमारा इंतज़ार करता यहीं कहीं छुपा हो। ठीक है स्वामी, लेकिन नदी पार करने से पहले अच्छा यही होगा कि हम यहीं भोजन कर कुछ देर आराम करें और ताज़ा दम हो लें। तुम ठीक कहते हो, निकालो भोजन की पोटली। फिर वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करने लगे। नागंदा ने भोजन करने के लिए मना कर दिया था। वे दोनों भोजन में लगे हैं, मौका अच्छा है, स्वामी काल भैरव को संकेत करना चाहिए। और नागंदा चार्ली और मार्तंड की नज़र बचाकर एक ऊंचे पेड़ के ऊपर चढ़ गया और गांव की ओर हाथ हिला हिलाकर कुछ संकेत करने लगा। लेकिन जैसे ही वह पेड़ से नीचे उतरा, बंदर, जो कि शुरू से ही उस पर नजर रखे हुआ था, उस पर छलांग लगा बैठा। खों खों, हाय मरा, बचाओ। नागंदा की चीख सुनकर चार्ली और मार्तंड का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हुआ। अरे, यह अचानक रंगीला को क्या हुआ? जरूर रंगीला ने उसे कोई गलत हरकत करते देख लिया होगा। अचानक किसी तरह अपने आप को रंगीला के बंधन से मुक्त कराकर नागंदा नदी की ओर दौड़ पड़ा। लेकिन भला रंगीला इतनी आसानी से उसका पीछा कहाँ छोड़ने वाला था? मार्तंड, रंगीला को रोको, वरना नागंदा नदी में जा गिरेगा। लेकिन इससे पहले कि मार्तंड रंगीला को उसका पीछा करने से रोक पाता, बंदर ने पुनः नागंदा पर आक्रमण कर दिया। भयभीत नागंदा बौखलाहट में अपने आप को संभाल नहीं सका और नदी में जा गिरा। ओह, अब वह मरा, मगरमच्छ उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नागंदा के पानी में गिरते ही मगरमच्छों का झुंड तेजी से उसकी ओर बढ़ा। लेकिन तभी नदी के दूसरे किनारे से उन मगरमच्छों पर बाणों की वर्षा सी होने लगी। बाण नागंदा को न लगे, यह ध्यान में रखकर ही बाण बरसाए जा रहे थे। थोड़ी ही देर बाद दूसरे किनारे से एक हट्टा कट्टा बौना लकड़ी के लट्ठों की डोंगी को तेजी से खेता हुआ नागंदा की ओर बढ़ा। मार्तंड, वह देखो, शायद वह काल भैरव का ही कोई सेवक जान पड़ता है। हाँ स्वामी, और वह निश्चित रूप से नागंदा को बचा ले जाने के लिए आ रहा है। और शीघ्र ही वह बौना नागंदा को उस डोंगी पर चढ़ा वापस लौट आया। यह देख मार्तंड ने नागंदा को निशाना बनाकर अपना भाला फेंका। धोखेबाज, मैं तुझे जिंदा नहीं जाने दूंगा। भाला उस तक न पहुंच सका और धीरे धीरे डोंगी दूसरे किनारे पर जा लगी। वहां काल भैरव के सेवक धनुष बाण लिए खड़े थे। उन पेड़ों की ओर भागो मार्तंड, वरना हो सकता है काल भैरव के सेवक इस बार तीरों से हमारा निशाना लें। और वे दोनों दौड़ते हुए शीघ्र ही घने पेड़ों के झुरमुटों में पहुंच गए। एक बार फिर रंगीला ने हमें दुश्मनों के जाल में फंसने से बचा लिया और नागंदा की पोल वक्त से पहले ही खुल गई, वरना न जाने हमारे साथ क्या बीतती। आप ठीक कहते हैं स्वामी, लेकिन अब तोम्बोला गांव तक पहुंचने के लिए हमें नागंदा द्वारा बताए दूसरे मार्ग यानी 10 मील आगे की पहाड़ी को ही पार करना होगा, क्योंकि दुश्मन के तीरों से बचकर नदी को पार कर पाना अब असंभव है। अभी वे आपस में विचार विमर्श कर ही रहे थे कि तभी पेड़ों के ऊपर से उन पर एक बड़ा सा जाल आकर गिरा। वे दोनों उस जाल में फंसकर रह गए और न जाने कहां से निकलकर सैकड़ों लड़ाकू बौने उन पर टूट पड़े। इस बार चार्ली के गले में पड़े चमत्कारी ताबीज ने भी उनकी मदद नहीं की और दूसरे ही पल वे दोनों बेहोश हो चुके थे। जब उनकी आंख खोली तो उन्होंने अपने आप को काली माता के मंदिर में पाया। सामने ही एक आसन पर एक भयानक शक्ल सूरत का बूढ़ा बौना बैठा था। ओह, यह हम कहाँ पहुँचे? और यह भयानक बूढ़ा बौना कौन है? वह काल भैरव का दाहिना हाथ बाम्बू है स्वामी, अत्यंत ही भयानक तांत्रिक। उन्हें होश में आते व बातें करते देख वह भयानक बूढ़ा क्रोध से दांत पीसता हुआ बोला, तुम काल भैरव को समाप्त करने जा रहे थे, लेकिन अब खुद मरोगे। मैं तुम दोनों की बलि काली माता को चढ़ाऊंगा। फिर उस शक्तिशाली बूढ़े बाम्बू ने उन्हें किसी गुड्डे के समान उठाकर अपनी बगल में दबाया और काली माता की विशाल प्रतिमा की ओर बढ़ गया। हा 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 हा। पास पहुंचकर उसने उन्हें प्रतिमा के कदमों पर पटककर निकट ही पड़ा फरसा उठा लिया। बड़े भाग्यशाली हो जो माता के कदमों पर बलि होने जा रही हो। चलो, माता की इस कृपा का धन्यवाद अदा करो। लेकिन जैसे ही उस भयानक पुजारी ने फरसे से उन दोनों की गर्दन धड़ से जुदा करनी चाहिए, एक रस्सी का फंदा उसके गले में आकर गिरा और उसे एक जोरदार झटका लगा। अरे! उस झटके से पुजारी माता के कदमों पर जा गिरा
और उसके हाथ से फरसा भी निकल गया। फिर इससे पहले कि पुजारी संभलकर उठ पाता, न जाने कहां से रंगीला प्रकट हुआ और उसने झटपट चार्ली के बंधन खोल दिए और फिर मार्तंड की ओर बढ़ा। शाबाश रंगीला, तुम मार्तंड के बंधन खोलो, तब तक मैं इस दुष्ट तांत्रिक को सबक सिखाता हूँ। आहा मेरे प्यारे दोस्त, जल्दी मुझे भी बंधन मुक्त करो। दूसरे ही क्षण चार्ली तलवार ताने बाम्बू के सिर पर था। चल दुष्ट, अब तू ले माता का नाम। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो। लेकिन चार्ली को उस पर जरा भी दया नहीं आई और उसने तलवार के एक ही वार से उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी। आई! उसके कटे धड़ और गर्दन से खून की धार बह निकली। तब तक रंगीला मार्तंड को भी बंधन मुक्त कर चुका था। मार्तंड, अब जल्दी से यहाँ से निकल चलो, वरना अपने एक विशिष्ट अनुचर की मौत की खबर पाकर काल भैरव अपने सेवकों के साथ यहाँ कभी भी आ धमक सकता है। आप ठीक कहते हैं स्वामी, चलिए। लेकिन तभी एकाएक रंगीला को न जाने क्या सूझी कि उसने दीवार पर चढ़कर दीवार पर लटके हुए विशाल नरमुंड को उतारकर फर्श पर फेंक दिया। जैसे ही वह नरमुंड फर्श से टकराया, एक तेज धमाका हुआ, धड़ाम, और मंदिर हवा में उड़ने लगा। फिर देखते ही देखते आकाश में काफी ऊंचा उठकर तेजी से एक तरफ बढ़ने लगा। उफ, यह कैसा चमत्कार हुआ, मंदिर तो हवा में उड़ रहा है। लगता है हमारी मौत आ गई है स्वामी, मंदिर को वापस पृथ्वी पर उतारने का उपाय मुझे नहीं आता। इस रंगीला के बच्चे ने सब गुड़ गोबर कर दिया। धैर्य रखो मार्तंड, घबराने से कोई काम हल नहीं होता, मुझे जरा सोचने दो। और चार्ली सोच में डूब गया। सोचते सोचते फर्श पर पड़े नरमुंड को देखकर सहसा एक विचार उसके मस्तिष्क में आया। इस नरमुंड के फर्श पर गिरने के साथ ही मंदिर हवा में उड़ा था। ओह, कहीं यही नरमुंड ही इस मंदिर के उड़ने का कारण तो नहीं। और फिर इस विचार के दिमाग में आते ही चार्ली ने नरमुंड को उठाकर फिर यथास्थान लटका दिया। परिणाम आशानुकूल ही निकला। मंदिर तुरंत पृथ्वी की ओर झुकने लगा। वो मारा, देखा, मंदिर नीचे उतर रहा है। जब मंदिर पृथ्वी पर उतर आया तो चार्ली मार्तंड व रंगीला के साथ बाहर निकला, परंतु सामने फैले जंगल को देखकर उनके चेहरों पर फिर चिंता के भाव उभर आए। ओह, यह तो हम फिर किसी जंगल में आ पहुंचे हैं। पता नहीं हमारी मंजिल अब और कितनी दूर हो गई होगी। हाँ, यह हमारा दुर्भाग्य ही है कि मंजिल के निकट पहुंचकर भी फिर हम उससे दूर हो गए। रात मंदिर में ही काटनी हमारे लिए उचित रहेगी। सुबह होने पर फिर से तुम्बुला गांव का मार्ग खोजेंगे। और वे पुनः मंदिर में प्रविष्ट हो फर्श पर ही लेट गए। लेकिन लगभग आधी रात के समय बंदर ने आकर उन्हें जगा दिया। क्या बात है मार्तंड, इसने हमें क्यों जगा दिया? शायद यह कुछ कह भी रहा है। स्वामी, यह हमें अपने साथ चलने के लिए कह रहा है, शायद कुछ दिखाना चाहता है। ओह, तो चलो देखते हैं। फिर वे दोनों उठकर रंगीला के पीछे पीछे चल पड़े। रंगीला मंदिर से निकलकर एक ओर बढ़ने लगा था। पता नहीं कहाँ ले जा रहा है, जरूर कोई खास बात मालूम पड़ती है। काफी दूर चलने के पश्चात बंदर रुक गया और उन्हें कुछ आगे दो बौने व्यक्ति कोई वस्तु उठाते हुए दिखाई दिए। सतर्कता के नाते चार्ली और मार्तंड एक पेड़ की ओट में छुप गए। पता नहीं कौन है और यहाँ क्या कर रहे हैं। चुप रहो, हो सकता है वे काल भैरव के ही आदमी हों। जब वे दोनों व्यक्ति वह वस्तु उठाकर एक तरफ बढ़ने लगे तो चार्ली और मार्तंड भी दबे पांव उनके पीछे हो लिए। इस समय चार्ली और मार्तंड के कान दोनों के बीच हो रही बातचीत पर ही लगे थे। वे दोनों अपना पीछा किए जाने से अनभिज्ञ आपस में बात करते हुए आगे बढ़े चले जा रहे थे। एक कह रहा था, भाई, मुख्य पुजारी जी जब से उस लड़की को यहाँ उठाकर लाए हैं तब से प्राय कोई न कोई नई घटना घटती ही रहती है। दूसरे ने कहा, तुम ठीक कहते हो भाई, कल भी कुछ ऐसा ही हुआ। दो व्यक्ति नदी किनारे पकड़े गए थे। कहते हैं कि वे मुख्य पुजारी काल भैरव को मारना चाहते थे। उनको कल काली माता के मंदिर में बलि चढ़ाना था, परंतु न जाने क्या हुआ कि मंदिर ही आकाश में उड़ गया और अभी तक उसका कुछ पता नहीं चल सका। हाँ भाई, यह तो मैंने भी सुना है, लेकिन पता नहीं इस तरह कब तक हमें उस बौनी राजकुमारी के लिए भोजन सामग्री लेकर जाना होगा। भाई, मुझे तो सबसे ज़्यादा आश्चर्य इस बात का है कि आखिर काल भैरव ने राजकुमारी को यहाँ इतनी दूर क्यों रख छोड़ा है। वह उसे अपने पास या गांव में भी तो कैद में रख सकता था। इसका कारण मैं जानता हूँ। यदि कोई युवती उसको स्पर्श कर ले तो महापुजारी काल भैरव की सारी मांत्रिक शक्ति जाती रहेगी,
इसलिए वह अपने ऊपर किसी युवती की छाया तक नहीं पड़ने देता, और यही कारण है कि राजकुमारी को इतनी दूर जंगल में कैद रखा गया है। अरे, लेकिन तुम्हें यह सब कुछ कैसे मालूम हुआ? पहला व्यक्ति हंसता हुआ बोला, हाँ हाँ हाँ, क्या तुम नहीं जानते कि मैं पुजारी जी के खास सैनिकों में से एक हूँ? लेकिन खबरदार, इस बात की किसी दूसरे को खबर भी नहीं होनी चाहिए, वरना हम दोनों की मौत निश्चित है। अरे, तुम चिंता मत करो, मुझे क्या किसी पागल कुत्ते ने काटा है जो मैं यह बात किसी दूसरे को बताने जाऊंगा? उनकी बात सुनकर चार्ली और मार्तंड ने एक दूसरे की ओर अर्थपूर्ण नजरों से देखा। फिर चार्ली ही बोला, कुछ समझे मार्तंड? हाँ स्वामी, ये राजकुमारी के लिए ही भोजन लेकर जा रहे हैं। यदि हम इन दोनों पर काबू पा लें तो राजकुमारी तक पहुंचने का हमारा काम आसान हो सकता है। बिल्कुल ठीक समझे, इन पर काबू पाना बहुत जरूरी है, लेकिन ध्यान रहे इनमें से कोई भी बचकर भागने ना पाए। निश्चिंत रहें स्वामी। फिर वे तेजी से आगे बढ़े और आह, उफ! दूसरे ही क्षण वे दोनों बेहोश पड़े जमीन सूंघ रहे थे। रंगीला ने भी उनकी मदद की और एक रास्ते से उसने उन दोनों को एक पेड़ के साथ बांध दिया। शीघ्र ही चार्ली और मार्तंड ने उन दोनों व्यक्तियों के कपड़े अपने शरीर पर पहन लिए और सामान उठाकर उस दिशा में बढ़ने लगे जहां पर राजकुमारी के होने की संभावना थी। आश्चर्य है, यहाँ हमें अभी तक सब बौने ही बौने दिखाई दिए। यह बौनों की ही नगरी कहलाती है स्वामी। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।